अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी और मैं हूं मुबशिर इकबाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल खान साहब, जो कि पीपी 240 के हलके से ताल्लुक रखते हैं। अपने हलके की एक बड़ी मशहूर सियासी शख्सियत हैं और आने वाले इलेक्शंस के एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। इन्होंने 2018 में आजाद हैसियत के तौर पे 20,835 वोट हासिल किए, लेकिन नशिस्त ना मिलने के बावजूद इन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और लोगों के लिए काम करते रहे। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं सुहेल खान साहब से और जानते हैं उनके ख्यालात और इलेक्शंस के लिए उनके इकदामात। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, क्योंकि हर तरफ इलेक्शंस की गहमा गहमी है और हर पार्टी अपने इलेक्शंस की तैयारियों में मसरूफ है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इलेक्शंस की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपने सियासी इकदामात के बारे में हमें बताइएगा। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। सबसे पहले तो मैं आपके जी टीवी की जो टीम है उसको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि आपने यहाँ पे बड़ा अच्छा ये सारा सिलसिला शुरू किया हुआ है। हमारे इलाके की आवाज़ बन रहे हैं आप, आपकी मेहरबानी और आपने मुझे मौका दिया। इलेक्शन की हमारी वर्किंग जो है, मैं प्रैक्टिकल जो सियासत है उसमें हमने 2018 में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया था, जिसमें मैंने 20,835 वोट आज़ाद हैसियत में लिए थे। अब हम दोबारा इस इलेक्शन में जा रहे हैं। हमने अपने हलके में बहुत ज़्यादा जो है वो हर सोशल सर्कल में अपनी टीम्स बनाई हुई हैं। हमने अपने जो 46 हमारे शहर के एमसी के वार्ड हैं उसमें हमने अपनी ईगल्स ऑफ सुहेल खान के नाम से अपनी तंजीमें बनाई हुई हैं, जिसमें नौजवानों को हमने इंटैक्ट रखा हुआ है। इसी अंदाज में हमने ब्लॉक कोड की सतह पर हर यूनियन काउंसिल में 20 से 22 ब्लॉक कोड होते हैं, जिसमें हमने मैक्सिमम एक ब्लॉक कोड में 15 लोग हैं और मिनिमम 5 लोगों को हमने अपने साथ इंटैक्ट रखा हुआ है, जो हमें हमारे साथ वो इंटैक्ट हैं। इलाके के हवाले से हमें फीडबैक भी देते हैं, इलाके के मसाइल के हवाले से उनके साथ हमारी मीटिंग्स भी होती हैं। और ये जो 5 साल का अरसा गुजरा है उसमें हम अपने सारे हलके के साथ, अपने लोगों के साथ, एक एक वार्ड लेवल पे, एक एक यूनियन काउंसिल पे, बल्कि ब्लॉक कोड की सतह पर हम लोगों के साथ राब्ते में भी हैं और उनको इंटैक्ट भी रखा हुआ है। सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप जीत जाते हैं तो आप अपने इलाके के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या करने का आज़म रखते हैं? वो क्या ऐसे इकदामात हैं, वो क्या ऐसे प्लान्स या प्रोजेक्ट्स हैं जो आप फौरी तौर पे एग्जीक्यूट करना चाहेंगे जीत हासिल करने के बाद? जी बिल्कुल, बड़ा रेलिवेंट और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। इस हवाले से मैं अपना मैनिफेस्टो आपको बताता चलूं कि हमारा जो ये हलका है बहावल नगर का पीपी 240, ये रूरल और शहरी हलका है। इसमें आप देखें कि 15 साल से यहाँ पर एक ही एमपी साहब बरसरे इक़्तिदार रहे, लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से आप बहावल नगर की किसी भी आबादी में, किसी मोहल्ले में, किसी वार्ड में, किसी यूनियन काउंसिल में चले जाएं तो बड़ी ही अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पे लोगों के पास पीने का साफ पानी लोगों को मुयस्सर नहीं है। यहाँ पर सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ पर किसी भी शोबे में हमारे जो एमपी साहब हैं साहबका, वो ये नहीं कह सकते कि मैंने इन 15 सालों में फलां शोबे को एक मिसाली शोबा बना दिया है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, जैसे इलाज मालजे की सहूलियात हैं, तालीम की सहूलियात हैं, यहाँ पर वो इंटरनेशनल लेवल तो क्या मुल्की सतह की भी यहाँ पर मुयस्सर नहीं है। हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का एक प्रोजेक्ट आया 15 साल पहले, लेकिन उसके फंड जो हैं वो वापस कर दिए गए, मेट्रो में चले गए। 15 साल से वो तकमील के मराहल में है और वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा। वो अगर मुकम्मल हो जाता है तो यहाँ पर हमें लाहौर, इस्लामाबाद और बड़े शहरों के लेवल की हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पर हमें हमारी पब्लिक को मुयस्सर आती। सबसे बड़ी बात ये होती कि 15 साल में अगर वो 10 साल से भी अगर वो एक्टिव होता और हर साल 200 बच्चे और बच्चियां कमो बेश वहां से पढ़कर मेडिकल की तालीम लेकर निकलती, तो आप देखें कि कितने खानदानों को वो रोजगार मुयस्सर आता, कितने खानदानों को हेल्थ फैसिलिटीज मुयस्सर आती, और यहाँ पर प्रोफेसर आ जाते जो हमें इस्लामाबाद और लाहौर के लेवल की यहाँ पर हमें हेल्थ फैसिलिटीज मुयस्सर करते, हमें उस लेवल की हमें जो मेडिकेशन है वो हमें मुयस्सर आती।
लेकिन बदकिस्मती से ये किसी ने नहीं किया। ये किसने करना था? हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने इस पर ध्यान देना था। हमारे जो हॉस्पिटल जो है वो अपग्रेड होके कहाँ पर चला जाता है। यहाँ हमारे बहुत सारे ऐसे चीजें थी कि जिन पर हमारे नुमाइंदों ने इसकी तरफ तवज्जो देनी थी, लेकिन वो ना दे सके। यहाँ पर किसी तरह का कोई बड़ा तालीमी इदारा नहीं बनाया गया पिछले 15 सालों में। यहाँ पर हमें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की जरूरत थी, वो आ जाती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे और बच्चियों को आला तालीम के लिए बाहर नहीं भिजवा सकते। उनके पास इतनी, यहाँ हमारा ये बड़ा बैकग्राउंड सा हमारी ये आबादी है, बैकग्राउंड हमारा जो है वो बड़ा पूर लेवल का यहाँ पे लोगों का वो रहन सहन है। तो वो अपने बच्चों को आला तालीम के लिए लाहौर इस्लामाबाद ही नहीं भिजवा सकते, बैरून मुल्क भिजवाना तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर अगर वो सारी सहूलियात हमारी आवाम को मुयस्सर की जाती तो बहुत से लोग ऐसे थे जो यहीं पर रहकर अपने बच्चे और बच्चियों को आला तालीम दिलवाते और वो अपनी अपनी उन नस्लों को और आने वाली नस्लों को वो उनकी तरक्की होती उसमें। यहाँ पर ये कुछ नहीं हो सका। हम अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये इस इज़्ज़त से नवाज देता है तो हमारी प्रायोरिटीज ये होंगी कि हम लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करेंगे, हम लोगों के लिए सीवरेज का निज़ाम बेहतर करेंगे, हम लोगों को तालीम का निज़ाम बेहतर देंगे, हम लोगों को सेहत, इलाज, मुआलजे की सहूलियात बेहतर अंदाज में देंगे। ये सारी हमारी प्रायोरिटीज होंगी। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप सरकारी सतह पर अपने इलाके, अपने हलके के लिए क्या करने का अज़्म रखते हैं? हम यहाँ पर लोगों को लाहौर इस्लामाबाद के स्टैंडर्ड की तालीम देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोगों को यहाँ पर इलाज मुआलजे की सहूलियात लाहौर इस्लामाबाद के लेवल की यहाँ पर मिलें। हम ये चाहते हैं कि आज जब लोग चांद पर प्लाट खरीद रहे हैं, लोग वहां पर घर बनाने का सोच रहे हैं, लोग चांद पर कॉलोनियां बनाने का सोच रहे हैं, और हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो गंदा पानी पी पी कर पीने पर मजबूर हैं। हमारे बहावल नगर की कितने % आबादी आप मुझे बताएं, और मैं अपने नाजरीन से भी, आपके जो GTV के नाजरीन हैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि वो मेरी इन बातों पर गौर करें और वो ये बताएं कि कितने % लोग ऐसे हैं जो मिनरल वाटर खरीद कर पी सकते हैं। बहावल नगर के 10% जो आबादी है वो भी ये इस्तात नहीं रखती कि वो पानी खरीद कर पिए। तो यहाँ पर मैं क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, अंजुमन ताजरान, वकला और जर्नलिस्ट और इस सारी हम उस राब्ते में रहते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ के वो अदाद शुमार निकाल के देखें कि यहाँ हेपेटाइटिस की क्या रेशो है, ABC की। यहाँ पर जो किडनी के जो मरीज हैं, गुर्दे के जो मरीज हैं, उनकी क्या रेशो है, उसकी वजूहात क्या हैं। तो आपको सारे ये चीजें जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। मैं अपने आपके GTV की वसातत से अपने हलके की आवाम को, अपने शहर के लोगों से ये इस्तदा करता हूँ कि आप सब इन बातों पर गौर करें। अगर मैं ये सारी बातें दुरुस्त कह रहा हूँ तो फिर आपने इस वोट की पर्ची की अहमियत को समझते हुए आपने अपना वोट अपने आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए, आपने अपने शहर की बेहतरी के लिए, अपने शहर को, अपने हलके को खूबसूरत बनाने के लिए आपने अपने वोट की पर्ची को इस्तेमाल करना है। वोट की पर्ची के जरिए आपने इन सारी चीजों का एहतसाब करना है कि आपने एक नुमाइंदे को 3 मौके फराहम किए हैं और उसने शहर के लिए, आपके लिए, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए उसने क्या किया है। अगर तो मैं ये सारी बातें दुरुस्त कह रहा हूँ तो मैं अपने हलके के लोगों से, अपने शहर के लोगों से दस्तबस्ता ये इस्तदा करता हूँ कि एक मौका आप मुझे भी देकर देखें, और फिर जब हम दोबारा इस इलेक्शन में जाएंगे, इस एहतसाब के अमल अपने आप को आवाम की अदालत में दोबारा जब हम पेश करेंगे तो फिर आपने मेरे उन 5 सालों का मवाजना करना है साबका 15 सालों से। अगर हमारी उन 5 सालों की परफॉर्मेंस बेहतर हो तो फिर आप अपने ज़मीर की अदालत में, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर आप सुरखरू होंगे कि आपने अपने वोट की पर्ची का इस्तेमाल दुरुस्त किया है। सर, मेरा अगला सवाल मैं जरा सर्कल ऑफ पॉलिटिक्स से बाहर निकल कर करना चाहूंगा। आमतौर पे हमने ये देखा है कि लोगों के जहन में एक जाविया
एक पर्सपेक्टिव बिल्ड हो चुका है कि सियासतदान, एमएनएज, एमपीएज इतने तालीम याफ्ता नहीं होते। तो मैं आपसे आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपकी एजुकेशनल जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल, मैं बल्कि मेरी जो हमने अपनी अमली सियासत है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही मैंने अपनी अमली सियासत का आगाज किया था। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, अदीब उर्दू भी मैंने किया हुआ है। और मेरा ख्याल है कि जितनी डिग्रियां मैंने हासिल की हैं, अभी भी ये मेरी जो लेटेस्ट डिग्री है वो मेरी लॉ ग्रेजुएट की है। मैं कोशिश करता हूँ कि तालीम का जो सिलसिला है वो किसी भी वक्त और किसी भी लम्हे वो ख़त्म ना होने पाए, बंद ना होने पाए। मैं अपनी सारी ज़िंदगी में तालीम हासिल करता रहा हूँ और अब भी मेरी ये जुस्तजू है कि मैं मज़ीद तालीम भी हासिल करूँ। और वैसे भी पढ़ने की तो कोई उम्र भी नहीं होती, बंदा सारी ज़िंदगी सीखता है और जब जो तालीम है वो इंसान को शऊर फराहम करती है। सर, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप वासिफ अयूब साहब के इस इनिशिएटिव ग्रीन ऐप और आप ग्रीन टीवी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं ये पहले गुजारिश कर चुका हूँ, उनको खराज तहसीन पेश कर चुका हूँ। ये हमारे इलाके की ज़रूरत थी जो इन्होंने इसको मुकम्मल किया। मैं बल्कि ये बताता चलूँ कि मेरा शोबा सहाफ़त से भी ताल्लुक़ रहा है। मैं यहाँ बहावल नगर में मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स को यहाँ पर मैंने उनकी नुमाइंदगी की है। और ये जो वासिफ साहब ने काम किया है, ये इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले बहुत से मेरे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं बहावल नगर के, वो इस बात के गवाह हैं कि ये मैंने इसी तरह का स्टूडियो बनाया था जो अभी तक मेरा वो ना यानी अधूरा रह गया। तो हम ये 2018 के इलेक्शन में चले गए तो मैं उस पर तवज्जो नहीं दे सका। तो ये मेरा, अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरा ख्वाब था जो वासिफ साहब ने पूरा किया है, तो इस पर मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा खुशी भी मुझे है और मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने ग्रीन टीवी पे अपने ख्यालात का इजहार किया। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।